अंजलि जी मुझे बेटा ये बताओ आप लोग कि हमारे जो देश का संविधान है, भारत मुगल दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन सा था बेटा? क्या आपको पता है कि मुगल दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन सा था? बताइए जी। हॉकिंस। वेरी गुड। कब आया था बेटा? कब आया था? 1608 में आया था। भूल जाते हो भारती जी, फटाफट बताओ। मुझे भी बताओ बेटा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले भारत आने का निर्णय लिया था या भारत में व्यापार करने का निर्णय लिया था। वेरी गुड। आपकी आवाज़ नहीं आई मेरे तक। क्या नाम बताया? रॉल्फ फिंच। प्रिया जी मुझे बताओ बेटा, मुगल दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज कौन सा था? मुगल दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज कौन सा था? अरे बताओ जी, इधर से कौन? अंजलि बताओ बेटा, दूसरी अंजलि। ये क्या नाम? वैशाखा। मुगल दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज कौन सा था? अरे मेरे प्यारे बच्चे, टॉमस रो। भूल जाते हो, टॉमस रो था बेटा। पहला कौन था? कल जो हमने पढ़ा था ना बेटा, कल से मैं बता रहा हूँ, कल से बेसिक कुछ भी नहीं है, ठीक है? और जो कल नहीं आए थे वो यहाँ से देख लेना, समझ रहे हो? तो कल जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो संविधान है वो बनना कैसे शुरू हुआ था, क्या क्या घटनाएं हुई थी कि हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था। तो मैंने आपको 1599 से लेकर पूरी जो है 1946 तक की घटनाएं बताई थी कि किस तरह से निर्माण हुआ था। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, वरना दोबारा से फिर वो 50 मिनट लग जाएंगे पूरे। तो आप लोग देख लेना, आपके पास अब सुविधाएं दो तरह से, मतलब दोनों उंगली आपके इस टाइम घी में, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब यह है कि हमने कल जो चीज़ें पढ़ी थी, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से वो समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आगे देखते हैं। कल हमने कैबिनेट मिशन ही पढ़ा था, थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। 1946 में बेटा, जब अंग्रेज़ों को लगा कि अब हम ज़्यादा लंबे समय तक हमारे देश पर राज नहीं कर सकते, जब अंग्रेज़ों को ये महसूस हुआ कि अब हम ज़्यादा लंबे समय तक भारत पर राज नहीं कर सकते, अब हम क्या नहीं कर सकते? ज़्यादा लंबे समय तक भारत पर राज नहीं कर सकते, तो उन्होंने बेटा क्या कर दिया? उन्होंने क्या कर दिया? भारत में जो है एक मिशन भेजा उन्होंने। भारत एक मिशन भेजा उन्होंने। कौन सा मिशन भेजा? कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन? ये बंद हो सकता है, इसको बंद करो, ठीक है जी। उन्होंने एक भारत, एक अपने 3 लोग उन्होंने भारत भेजे। कौन से लोग? कितने लोग भेजे? उन्होंने 3 लोग बेटा भारत भेजे। एक था आपका स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन था बेटा? स्टैफर्ड क्रिप्स। दूसरा कौन सा था बेटा? पैथिक लॉरेंस। तीसरा था बेटा एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। यानी कि ये 3 लोग उन्होंने भारत भेजे। किसने? मिस्टर एटली की उस टाइम वहाँ का प्रधानमंत्री था, उसने क्या किया? 3 लोग भारत भेजे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, और तीसरा कौन सा बेटा? तीसरा कौन सा बेटा? स्टैफर्ड क्रिप्स। और क्रिप्स तो 1942 में भी आया था। अब क्रिप्स जब 1942 में भारत आया था ना, तो इसने भारत को कुछ सुझाव दिए। भारत के लोग पहले इससे परेशान थे, तो इसने जब सुझाव दिए तो महात्मा गांधी ने क्या बोला? महात्मा गांधी ने बोला, अरे भाई, जो ये तूने पर्चा सा ला रखा ना, ये तूने कुछ पर्चा सा बना के लाया था कि हम ऐसा कर देंगे भारतीयों के लिए, हम ऐसा कर देंगे। जैसे ना मैं बोलता हूँ यार आप ऐसा कर दिया, वैसा हो जाए, तो उसने भी क्या कर दिया? कुछ उसको पता था कि भारतीय नाराज है, तो पर्चा से लेके आया कि आज हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भाई हमारे देश में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। महात्मा गांधी ने बोला, बे गधे, जिस बैंक का तू ये चेक लेके आया ना, ये तो आगे की तिथि का चेक है ये। मतलब कि जो तू ये लेके आ रहा है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। आगे बैंक खुलेगा नहीं खुलेगा हमें नहीं पता। नेहरू ने बोला, अरे भैया,
जिस बैंक का तू चेक लेके आया ना, ये तो चेक की जो है नष्ट हो चुका है, उसका बैंक ही नष्ट हो चुका है, बैंक ही ख़त्म हो गया उसका। तो ये पेपर में आता है। क्रिप्स मिशन के बारे में किसने कहा था कि ये आगे की तिथि का चेक है? तो ये कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। और किसने क्रिप्स मिशन के बारे में ये कहा था कि इसका जो बैंक है ये अब ख़त्म होने वाला है? तो ये कहा था, किसने कहा था? किसने कहा था बेटा? ये कहा था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। खैर, क्रिप्स मिशन का अलग से टॉपिक आएगा। तो जब ये कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसने 2 सुझाव जो इसने मेन रखे। नंबर 1 सुझाव इसने रखा, क्या रखा? कि भाई अब हम आपके देश को छोड़ने जा रहे हैं और हमने आपके देश पर पूरे 300 साल के करीब करीब हमने राज किया है। अचानक से हम छोड़ के चले जाएंगे तो संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप लोग अपना संविधान बनाओ। जैसा संविधान हमारे पास है ना, वैसा संविधान आप लोग बनाओ और हम उसको फॉलो करेंगे। फॉलो मतलब कि हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो महात्मा गांधी को लगा कि यार ये छोड़ तो रहे हैं, विश्वास करें या नहीं करें इनका। चलो एक बात यार, एक बार तो दुश्मन पर ही विश्वास करना चाहिए। तो खैर दुश्मन से थोड़े से कम है हमारे। तो जब ऐसा हुआ तो फिर महात्मा गांधी और दूसरे नेताओं ने कहा कि ठीक है भाई, हम तैयार है, संविधान का निर्माण करने के लिए हम लोग क्या है, हम लोग जो है तैयार है। तो फिर हुआ ये कि इन्होंने एक और बात कही कि हम ये भी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ना हो। क्या चाहते हैं? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ना हो। कहते कोई बात नहीं, देख लेंगे वो हम। तो जब ये बातें कैबिनेट मिशन में चल रही थी तो फिर इन्हीं बातों के मध्य जो है मुस्लिम लीग क्या है बेटा? एक पार्टी का नाम है। आगे मुस्लिम लीग का भी टॉपिक आएगा, अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ। मुस्लिम लीग एक पार्टी का नाम है जिसकी स्थापना की गई थी मुस्लिम समुदाय के लोगों की भलाई के लिए, उनके हितों की सुरक्षा के लिए, कि भाई कहीं हिंदू ज़्यादा है और मुस्लिम कम है और कहीं आगे जाकर कहीं अत्याचार न कर दें। तो ये जो मुस्लिम लीग है, ये मुस्लिम लीग की स्थापना जो है बेटा 1906 में हुई थी बेटा, ढाका में। कहाँ हुई थी? ढाका में। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो वहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सलीमुल्लाह और आगा खान नाम के 2 भाई थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कौन थे? सलीमुल्लाह और आगा खान नाम के 2 भाई थे जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ये जो मुस्लिम लीग थी ना बेटा, ये जो मुस्लिम लीग थी, इसी का एक नेता था मोहम्मद अली जिन्ना। खड़ा हो गया और इसने कह दिया कि सर ऐसी बात है, मुझे कोई शक है आपके ऊपर। कहते क्या शक है भाई? हमें शक है कि आने वाले टाइम में हमारे साथ भेदभाव हो सकता है। नहीं, मुझे पाकिस्तान चाहिए। पागल हो गया एकदम से। पहले तो 1940 में मांग कर रहा था पाकिस्तान की, पागल हो गया। नहीं, मुझे पाकिस्तान चाहिए, नहीं, मुझे पाकिस्तान चाहिए। कहते भाई भारत के 2 टुकड़े मत कर भाई। सब ने उसको समझाया, उसने बोला नहीं, मुझे पाकिस्तान चाहिए। अंग्रेज़ों ने पहले ही कान भरे हुए थे, वो बहुत पहले के। उसके दिमाग में बात खट रही, नहीं यार ऐसा भी हो सकता है, अंग्रेज़ों ने बोला है तो होगा, भारतीय कोई भरोसा नहीं है। तो जब ऐसा हुआ, वो नहीं माने, तो उन्होंने क्या किया बेटा? कैबिनेट मिशन के समय की ये बात है, 16 अगस्त 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस चलाया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये पेपर में आता है। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब चलाया गया था? 16 अगस्त 1946 को इन्होंने एक दिवस चलाया था। कौन सा? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, कि भाई कार्यवाही की जाए, प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही की जाए। तो ठीक है भाई, इनकी बहस होती रही। 6 दिसंबर को बेटा, 6 दिसंबर 1946 को इनकी बहस चलते चलते जो है 6 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया। किसका किया था? संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा क्या है मैंने आपको कल ही बता रखा है, और संविधान सभा से ही वो पूरा आधे घंटे का टॉपिक छिड़ा था, जब मैंने बताया था कि संविधान जो है संविधान सभा ने बनाया था। और ये संविधान सभा थी क्या, इसी टॉपिक से हमारा पूरी कहानी कल खुल गई थी, आधे पौने घंटे की। हुई थी कि नहीं हुई थी? तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। संविधान सभा वो है जिसने क्या बनाया था? संविधान बनाया था। तो संविधान सभा जो थी ना बेटा,
इसका गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 में। जब इसका गठन हुआ तो गठन किसके लिए हुआ था? संविधान बनाने के लिए। तो संविधान कैसे बना था? जब इसकी बैठकें हुई। तो अगर पेपर में पूछ लेगा बेटा संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, तो बेटा संविधान सभा की कुल मिलाकर संविधान सभा की जो है 166 बैठकें हुई। कितनी हुई बेटा? 166 बैठकें हुई। कितनी हुई बेटा? लिख लो, संविधान सभा की कुल मिलाकर 166 बैठकें हुई और 11 सत्र हुए। कितने सत्र हुए बेटा? 11 सत्र। ये पेपर में आता है, लिख लो इनको। संविधान सभा की कुल मिलाकर कितनी बैठकें हुई? संविधान सभा की कुल मिलाकर 166 बैठकें हुई और सेशन कितने हुए? सत्र कितने हुए बेटा? 11 सत्र हुए। समझ रहे हो? और इनमें से 3 बैठकें ऐसी हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा आती है। और 3 बैठकें कौन कौन सी है? 3 बैठकें कौन कौन सी है बेटा? 3 बैठकें कौन कौन सी है लिखेंगे अपने पास। पहली बैठक हुई थी बेटा, पहली बैठक हुई थी बेटा 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक हुई थी बेटा 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर पूछ लेगा कहाँ पर हुई थी, किस जगह पर हुई थी, तो दिल्ली के काउंसलिंग चैम्बर, जिसको बोलते हैं बेटा संसद भवन। क्या बोलते हैं? दिल्ली के संसद भवन में हुई थी। क्या हुई? कहाँ हुई? दिल्ली के संसद भवन में हुई थी। अगर पूछ लेगा कि सर इस बैठक में क्या हुआ था, तो बेटा इस बैठक में और कुछ नहीं हुआ था। इस बैठक में जो है बिहार के उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया बेटा? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। ये पेपर के सवाल है, मेरे नहीं है बेटा। पूछ लेगा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, और 80% बच्चे अस्थायी और स्थायी में अदला बदली कर देते हैं। अस्थायी लगा देते हैं राजेंद्र प्रसाद को और स्थायी लगा देते हैं। बेटा पहली बैठक है, पहली बैठक में खुद थोड़ी ना कोई परमानेंट बनेगा। मैं हर बार बोलता हूँ, पैदा होते ही थोड़ी ना कोई दौड़ता है। पहले पैदा होके बड़ा होगा, फिर बड़ा होके वो खाना सीखेगा, फिर उसको पकड़ पकड़ के चलाना सिखाएंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर वो दौड़ेगा। तो एकदम से बेटा कुछ नहीं होता है। ठीक है, धीरे धीरे हर चीज़ होती है, क्योंकि लंबी दूरी तय करने में वक्त लगता है। समझ रहे हो? तो पहली बार इसको क्या बनाया गया बेटा? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जिसको बोलते हैं नॉन परमानेंट स्पीकर बनाया गया इसको। इतनी बात समझ है कि नहीं आई? अच्छा, इस बैठक में बेटा हुआ क्या? इस बैठक में क्या हुआ बेटा? एक्चुअली एक इलेक्शन हुआ था बीच में, जिसमें कि 296 सीटों में से, अभी समझो 296 सीटों में से, 296 सीटें जिसमें जो है कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, और नहीं ऐसा नहीं था बेटा, 296 टोटल सीट थी। 296 सीटों में से 73 सीट्स जो है मुस्लिम लीग को मिली थी। मतलब 296 टोटल सीट थी, जिसमें से मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीट मिली, और मुस्लिम लीग समझ गई, और ये समझ गए कि नहीं, कोई भी हमारा समर्थन नहीं कर रहा है, कोई भी हमारा समर्थन नहीं कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ऐसा हुआ तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया कि हमें ऐसी बैठक नहीं चाहिए। तो अगर पूछ लेगा पहली बैठक का बहिष्कार किसने किया था, तो लिखो जरा, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने क्या किया था बेटा? इस बैठक का बहिष्कार किया था। ये पेपर के सवाल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरे सवाल नहीं है, पेपर के सवाल है जो पूछे गए हैं। अगली बार भी धड़ल्ले से पूछे जाएंगे, ठीक है? और बड़ी खुशी मिलेगी आपको कि मैंने करवाए थे। ठीक है जी, और इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। ठीक है भाई? ठीक है दिमल जी, कल कहाँ थे बेटा? बीमार? अरे बेटा क्या बीमारी हो गई थी? जुखाम, ग्लेशियर बह रहे थे। चलिए देखो, ग्लेशियर तो खैर नॉर्मल सी बात है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाइए बेटा, अब 9 दिसंबर के तुरंत 2 दिन बाद, कितने दिन बाद? 9 दिसंबर के बेटा तुरंत 2 दिन बाद, यानी कि देखो रटना नहीं है, 9 दिसंबर के तुरंत 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर। बेटा 11 दिसंबर
1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई कब हुई बेटा? 11 दिसंबर 1946 को बेटा संविधान सभा में जो है दूसरी बैठक हुई। ये भी यहीं पर हुई थी। इसमें क्या हुआ था? अब इसमें हुआ था बेटा, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, जो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितनी बार बने थे? 2 बार बने थे ये, ठीक है जी। पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। पहली महिला कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली महिला कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पूछ लेगा पहली आदिवासी महिला कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी है। ऐसे सवाल ना नोट डालकर अपने पास रखा करो, पेपर में सवाल आता है ये, ठीक है। तो देखो दूसरी बैठक हुई थी बेटा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले क्या बने थे बेटा? जो कि भारत के पहले क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। इनको जो है स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट स्पीकर बनाया गया था। इस बैठक में इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। पेपर में आता है ये, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? किसको? अब तो नहीं गलती करेंगे बेटा, बच्चे पहले बहुत गलती कर चुके हैं। अब आप लोग गलती मत करना, वरना नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग तो बेटा पहले ही फुल है। तीसरी बैठक, फिर देखो तीसरी बैठक भी तुरंत 2 दिन बाद, 11 दिसंबर के तुरंत 2 दिन बाद हुई बेटा तीसरी बैठक, यानी कि 9 और 2 11, 11 और 2 13, ऐसे याद रखना है। 9 और 2 11, 11 और 2 13। तो तीसरी बैठक हुई थी बेटा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें कि लिखो जरा, इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी ने, इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसने बाद में प्रस्तावना का रूप ले लिया। जिसने बाद में प्रस्तावना का रूप ले लिया। बेटा ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और ये मेरे सवाल नहीं है, पेपर के सवाल है ये। मेरे घर के होते तो मैं कतई नहीं करवाता, ठीक है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पेपर में आएगा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था बेटा किसने? नेहरू जी ने रखा था। बहुत से लोग ना वहाँ पर मोतीलाल नेहरू करते हैं, बेटा उसने नेहरू रिपोर्ट रखी थी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है जो भारत का पहला प्रधानमंत्री है, समझ रहे हो। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है जो भारत का पहला प्रधानमंत्री है। इसने क्या रखे थे? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना का स्पेशल टॉपिक आएगा, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। प्रस्तावना के बिना संविधान अधूरा है, इसलिए उसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं। तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव ने इसका रूप लिया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने रखा था? किसने रखा था बेटा? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा था बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। मैंने खाना बना दिया है, मेरा खाना बेटा तैयार है, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि बेटा खाना तैयार है, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि बेटा खाना तैयार है। आप एकदम आएंगे दौड़े दौड़े, लेकिन मैं बोलूँगा थोड़ा ठंडा होने दे बेटा, वरना अंतड़ियाँ जल जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वेट करते हैं आप लोग, आधे पौने घंटे का, फिर उसको खाते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब गया था बेटा? उद्देश्य प्रस्ताव बेटा रखा कब गया था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव रखा था किसने? नेहरू ने। लेकिन पूछ लेगा उद्देश्य प्रस्ताव बेटा पास कब हुआ था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था बेटा 22 जनवरी, लिखो जरा, 22 जनवरी 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव बेटा पास हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया था। लो जी, पास कर दिया हमने, खा के 2-2.5-3 प्लेटें चावल की खाई, ठीक है जी, समझ लो। हाँ, भारतीय सुबह खा के आई थी, कम से कम 15-15 रोटियां खा के आए। देखने में ऐसी है ये, पूछ लो इससे, देखने में ऐसी है ये, अच्छे नु खा जियो, समझे नहीं बात। अच्छा, 22 जनवरी को एक और हुआ था बेटा, राम का मूर्ति जो स्थापना दिवस है वो भी कब हुआ था? 22 जनवरी, पता है आपको? अरे नास्तिकों, ये बोल रहा हूँ, जब अयोध्या में राम मंदिर बना था तो उस टाइम मूर्ति की स्थापना दिवस जो है वो 22 जनवरी को ही होता है। सुबह धूप दाप जलाते हैं, नहीं जलाते हैं?
हैं कहाँ जलाते हो सर, सुबह आँख खुले ही हूँ, चाय है या नहीं है। अरे देखो किराए वाले जो रहते ना, अगर आप किराए पर रहते हो ना, घर में तो आप बहुत ड्रामे करते हो कि नहीं मैं ये भी नहीं खाऊंगी, मैं ये भी नहीं खाऊंगी, और अगर आप किराए पर रहते हो ना और सुबह आप उठेंगे क्या बोलेंगे, ठीक है कुछ खाने को देखेंगे, कुछ खाने को है नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप, कोई मूंग की या मलके की दाल यार जो तुरंत बनती है, या फिर आप लोग ना सच बता रहा हूँ 3-3 दिन का बासा खाने के लिए तैयार है। रूम रेंट में तो ये होता है, समझ रहे हो, तो ज़्यादा वो मत पढ़ना करो, ठीक है, सब पता है मुझे। तो 15-15 रोटियाँ खाइए नहीं खाइए। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव बेटा क्या हो गया, पास हो गया। कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। अब मेरे लिए एक डेट आपने याद रखनी है, रखोगे, मेरे लिए आपने एक डेट याद रखनी है। अगर आप मेरे लिए वो डेट याद रखते हो तो बेटा मुझे बहुत खुशी होगी। रखोगे मेरे लिए एक डेट याद, रखोगे, बताओ जी, पक्की बात है। मेरे लिए, अरे मेरे लिए क्या, अपने माँ बाप के लिए रखो जो आपकी कामयाबी का इंतज़ार कर रहे हैं बेटा, ठीक है। मेरे लिए एक डेट याद रखो आप लोग, अपने माँ बाप के लिए रखो, अपने लिए रखो बेटा, वरना केले बेचने पड़ेंगे। 22 जुलाई 1947 बेटा, ये डेट याद रखो, रख लोगे, पक्का रख लो बेटा, पेपर में आती है, ठीक है। 22 जुलाई 1947 की ये डेट आप लोग याद रख लो, उनके लिए जो आपके सपनों का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे बच्चे कामयाब होंगे। इस दिन बेटा क्या हुआ था, हमारी जो संविधान सभा थी ना, हमारी जो संविधान सभा थी बेटा, इसने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। क्या अपनाया था, राष्ट्रीय ध्वज। लिख लो बेटा, ये पेपर में आता है, अगर पूछ लेगा संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने क्या अपनाया था बेटा, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। ये पेपर के सवाल है बेटा, मेरे नहीं है, और धड़ल्ले से पेपर में पूछे जाएंगे। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने क्या अपनाया था बेटा, संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया था, अपनाया था। कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। क्या अपनाया था, राष्ट्रीय ध्वज। अगर बेटा आपसे पूछ लेगा, अगर आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है, अरे क्या बात कर रहे, राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या बेटा, राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा। और भारतीय पटाखे खाएगी बेटा, फटाफट से मुझे ही बता, तिरंगे में कौन सा समास है, हरामखोर, तिरंगे में कौन सा समास है, द्विगु समास। वेरी गुड, 3 रंगों का समूह। करवाया है कि नहीं करवाया है बेटा, अब ध्यान आपको खुद रखना है, ठीक है जी, द्विगु समास, ठीक है। अच्छा, ये जो तिरंगा है बेटा, यहां से कुछ पेपर में सवाल आते हैं, क्योंकि इसलिए मैंने ये तिरंगा छाप लिया, दिख रहा है ये तिरंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो तिरंगा है यहां से सवाल आते हैं पेपर में, क्या आते हैं, अगर आपसे पूछ लेगा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है, तिरंगा। बेटा तिरंगे में कितने रंग है, तिरंगे में बेटा 3 रंग है। कितने रंग है, 3 रंग है, ठीक है। अगर पूछ लेगा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो ये लंबाई है और इसकी जो ये चौड़ाई है, इसकी जो ये लंबाई है और इसकी जो ये चौड़ाई है, अगर इसका रेशो पूछ लेगा, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो इसका अनुपात है बेटा, लंबाई इसका अनुपात 3 है और चौड़ाई का अनुपात 2 है। यानी कि लेंथ और ब्रेथ का रेशो कितना है बेटा, लेंथ और ब्रेथ का रेशो है बेटा 3:2। यानी कि मान लीजिए अगर आपके राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई आपकी 60 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए बेटा, 20 मीटर। तो अगर आप देखेंगे, नहीं यार ये तो गलत हो गया, 2:3, मतलब कि अब मैथ मुत जाने राम, 2:3 में ये 3:2 में ये बटेगा। कितने अनुपात में, 3:2 में ये बटेगा। कितने अनुपात में, 3:2 में ये बटेगा। इतनी बात आपको समझ रही है, ठीक है जी। मतलब अगर चौड़ाई 3 मीटर है तो लंबाई 2 मीटर होनी चाहिए। इतनी बात आपको समझ रही है, डन। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है तिरंगा, इसमें कितने रंग होते हैं बेटा, अगर पूछ लेगा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कितने रंग होते हैं बेटा, 3 तो इसमें रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं बेटा, सबसे ऊपर कौन सा है बेटा, सबसे ऊपर होता है केसरिया तेरा, केसरी आता है ना, सबसे ऊपर कौन सा है बेटा, केसरिया। अब मेरे पास यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है बेटा, हम तो गुरुकुल में पढ़ाने वाले बच्चे हैं,
ठीक है। अब हमारे पास तो ये डिजिटल बोर्ड में दिखा देता है केसरी रंग, देखा आपने केसरी रंग? ये जो डस्टर था ना, ये जिसका रंग हुआ है ना, इसका ओरिजिनल रंग अगर आप देखेंगे तो वो केसरी था। ठीक है, लेकिन क्या करें, वक्त और हालात इंसान को ऐसे ही बना देते हैं। देखो ठीक है, ये देखो, ठीक है जी, सुनो मेरी बात। इसका रंग कैसा है बेटा? केसरिया। अच्छा, बीच में जो पट्टी है इसका रंग कैसा है? सफ़ेद रंग। और सबसे नीचे वाली जो पट्टी है उसका रंग कैसा है बेटा? किसने ये तुझ पे हरा रंग डाला? हरा रंग। अरे बेटा, ये सवाल नहीं आते पेपर में, ये तो सबको पता है कि केसरिया है, सफ़ेद है, हरा है। असली सवाल तो पेपर में अब आने शुरू हो जाएंगे बेटा। और असली सवाल पेपर में आने कैसे शुरू हो जाएंगे? देखो ज़रा, अगर पूछ लेगा आपसे कि ये जो आपका केसरिया रंग है ये किसका प्रतीक है, क्या दर्शाता है ये केसरिया रंग, तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास कुछ ऑप्शन होंगे, 2-4 ऑप्शन होंगे, इनमें से कुछ भी होगा राइट आंसर है। तो केसरिया रंग दिखाता है बेटा जागृति, जागृति, शौर्य और साहस। इन तीनों में से बेटा कुछ भी ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर है। ठीक है जी, और नहीं होगा तो वो नहीं है फिर। ठीक है जी। अच्छा, ये जो बेटा सफ़ेद रंग है वो किसका प्रतीक है? ये जो सफ़ेद रंग है बेटा ये शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सफ़ेद रंग है शांति, संधि या समर्पण का प्रतीक। किसका प्रतीक है? शांति, संधि या समर्पण का प्रतीक। देखो, नेता लोग सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? कभी देखा होगा कि नेता लोग ने आपने काले कपड़े नहीं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। क्या बोलते हैं कि नेता लोग बोलते हैं कि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, हम लोग बहुत शांति प्रिय है। लेकिन भैया जो सबसे ज़्यादा दंगे करवाते हैं ना, सबसे ज़्यादा दंगे करवाते हैं नेता। आप बोले कैसे? हमने तो कभी देखा नहीं नेता को मुख पटाखे मारते हुए। खुद नहीं मारता बेटा पटाखा, लेकिन जो उसका पटाखा लगता है ना बेटा, उस पटाखे से करियर भी बर्बाद हो सकता है। ठीक है जी। मान लो मनीषा बन गई, क्या बोलते हैं, मान लो मनीषा क्या बन गई? मनीषा बन गई, अरे एमएलए तो कहाँ बनेगी, मनीषा बन गई डीसी। मनीषा डीसी बन गई, तो जैसे ही मनीषा डीसी बन गई है, नेताओं की सुन ही नहीं रही है। नेता मतलब कि गांव पंचायत का प्रधान नहीं होना चाहिए, एमएलए तो होना चाहिए कम से कम। ठीक है, ये नहीं कि हर कोई चलाएगा डीसी। डीसी कोई छोटी बड़ी पावर नहीं है। तो भैया हुआ ये, क्या हुआ कि इसने डीसी सबकी नेताओं की सुनना बंद कर दिया। और नेता लोग क्या कर देंगे, ऐसा तो बोल नहीं पाएंगे कुछ सामने। वो क्या करेंगे बेटा, वो अपने 4-5 लोगों को बोलेंगे कि भाई बाहर जाओ और इसके ऑफिस के बाहर नारे लगा दो, कोई कंप्लेंट लेके जाओ कि ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। फिर तुम लोग, फिर अगर ये नहीं सुनेगा तुम लोग मेरे पास आना, मैं मुख्यमंत्री को फ़ोन करके इसकी बढ़िया झाड़, इसकी बढ़िया सेटिंग ट्रांसफ़र करा देता हूँ। ये सीनेरियो रहता है बेटा। सबसे पहले अभी की बात है, लेटेस्ट पिछले साल की बात है, मैं रेणु का परफॉर्मेंस के लिए पिछले साल की बात है, मतलब 2022 के आसपास की बात है। तो रेणु का परफॉर्मेंस के लिए मैं अप्लाई करने गया था सुबह ना, कि भाई मुझे वहाँ अप्लाई करना है और जो भी मेरा परफॉर्मेंस रहती है उसके लिए अप्लाई करना है। तो बिंदल जी उस टाइम एमएलए थे। बिंदल जी उस टाइम क्या थे? एमएलए थे। तो सुबह की बात है, तो लोग शिकायत लेके गए कुछ। तो उसने फ़ोन किया कि डीसी को किया या बीडीओ को किया, मुझे ये याद नहीं है, लेकिन उसने फ़ोन किया, मतलब ऑफिसर था कोई। हाँ जी, आपको दिखता नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और डीसी की ना हाँ जी और ना जी में जवाब दे। डीसी था कि बीडीओ था, मुझे नहीं पता कौन था। हाँ और ना में जवाब दे रहा। डरते हैं। क्यों डरते हैं? केवल और केवल ट्रांसफ़र की वजह से, बाकी डर नहीं है। ट्रांसफ़र कर देंगे, और ट्रांसफ़र अगर कर दी तो कितना हो जाएगा? इनके बच्चों का खर्चा इतना लगता है, जहाँ ये पढ़ा रहे हैं, फिर इनके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, कहीं इनको दूर ड्यूटी में जाना पड़ेगा, आधी सैलरी फिर इनको वहीं लगी गाड़ियों गुड़ियों में। तो ये बोलते हैं कि यार कुछ नहीं, कर ले यार काम फालतू में। अब समझ रहे हो? तो ये रहता है। सफ़ेद रंग किसका होता है? देखो, शांति आजकल कम ऑप्शन में आता है, शांति कम ऑप्शन में आता है, समर्पण ज़्यादा ऑप्शन में आता है। और बहुत बार देखा गया आजकल समर्पण ऑप्शन में आता है, क्योंकि शांति सबको पता है। अच्छा, हरा रंग किसका प्रतीक है बेटा? हरा रंग प्रतीक है बेटा हरियाली और खुशहाली का। हरा रंग प्रतीक है बेटा हरियाली और खुशहाली का। हरा रंग किसका प्रतीक है बेटा? हरा रंग साइन है बेटा हरियाली और
खुशहाली का। उसके बाद आपको एक पता और होना चाहिए बेटा कि ये जो सफ़ेद रंग है ना, इस सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच जो है एक गोल गोल होता है जिसको बोलते हैं बेटा चक्र। क्या बोलते हैं? चक्र। लेकिन इसका असली नाम क्या है? अशोक चक्र। तो सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच बेटा एक अशोक चक्र होता है बेटा, जिसमें कि 24 तीलियां होती है। लिख लो, सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती है, जिसमें 24 तीलियां होती है। लेकिन अगर पेपर में सवाल पूछ लेगा कि ये जो 24 तीलियां हैं ये किसका प्रतीक है, ये तो ये वेरी गुड, ये प्रतीक है बेटा 24 घंटों का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? 24 घंटों का। कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। आधे दिन में कितने घंटे होते हैं? उससे आधे दिन में 6 घंटे। अरे ठीक है जी, 24 घंटों का प्रतीक है। लेकिन अगर पूछ लेगा अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया बेटा सारनाथ के अशोक स्तंभ से। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। कौन सा? अशोक चक्र। कहाँ से लिया गया बेटा? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है आपका कौन सा चक्र? अशोक चक्र। कहाँ से लिया गया बेटा? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है आपका अशोक चक्र। कहाँ से? सारनाथ। एक बार फिर से बताओ, सफेद रंग किसका प्रतीक है बेटा? शांति, संधि। मेरे साथ बोलना है, मेरे साथ बोलना है। केसरी रंग किसका प्रतीक है? जागृति, शौर्य, साहस। सफेद किसका प्रतीक है? शांति, संधि, समर्पण। हरा रंग किसका प्रतीक है? हरियाली, खुशहाली। सफेद रंग के बीच में क्या है? अशोक चक्र। अशोक चक्र में कितनी तीलियां है? 24 तीलियां। 24 तीलियां किसका प्रतीक है? 24 घंटों का। अरे आप बहुत आगे तक जाएंगे आप लोग। अच्छा, दूसरी बात, क्या आपको पता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया भी जाता है? वैसे तो हम ये बोलते हैं ना, झुकेगा नहीं साला, लेकिन एक ऐसा दिन आता है जब इस साले को भी झुकना पड़ता है। मैं शादी वाले साले की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, ठीक है जी, मैं उस पुष्पा की बात कर रहा हूँ जो मूवी में था। लेकिन अभी हम झंडे की बात कर रहे हैं कि झंडे को भी एक दिन झुकना पड़ता है बेटा। और वो दिन कब है? लिखो जरा, राष्ट्रीय ध्वज को केवल राष्ट्रीय शोक के दिन, राष्ट्रीय शोक के दिन झुका दिया जाता है। राष्ट्रीय शोक के दिन झुका दिया जाता है। शोक मतलब जब कोई मरता है। लिख लो, राष्ट्रीय ध्वज को केवल राष्ट्रीय शोक के दिन झुका दिया जाता है। कब? राष्ट्रीय शोक। और राष्ट्रीय शोक क्या? राष्ट्रीय शोक क्या? राष्ट्रीय शोक मेरे प्यारे बच्चों कोई ऐसा वैसा शोक नहीं है कि आप सोच रहे हो कि भाई कि मैं मर गया तो मेरे लिए झुका दिया, लो दिल्ली में झुका दिया झंडा, उखाड़ के ला दे नीचे, ऐसा थोड़ी है। या फिर आप पीछे से ये टपक गई, समझो, तो झुका दिया, ऐसा थोड़ी हर कोई झुका दिया। राष्ट्रीय शोक, राष्ट्र का कोई बड़ा व्यक्ति मरेगा। बड़ा व्यक्ति मतलब कैसे? मान लीजिए कल के लिए खबर आई, कल के लिए खबर आई, और अब न्यूज़ वालों को तो मसाला चाहिए। अभी अभी खबर आई, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हेलीकॉप्टर से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे और बीच में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जहाज समुद्र में गिरा। प्रधानमंत्री समेत 7 नेताओं की, इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा और एक पायलट समेत सबकी मौत हो गई। ठीक है जी। अभी तक जहाज़ का कोई अनुमान नहीं है कि जहाज़ कहाँ है। तो अगर ऐसी खबर आए या खबर आए द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की पहली महिला आदिवासी महिला, हमारे देश की सबसे बड़ी एक जान है, शक्ति है, अभी अभी खबर आई कि द्रौपदी मुर्मू ने जहर खा लिया है, स्ट्रेस में थी और मर चुकी है, तो हम तुरंत जाएंगे वहाँ पर और झंडा झुका देंगे। या खबर आएगी जगदीप धनखड़, कौन है जगदीप धनखड़? उपराष्ट्रपति। तो यानी कि अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि यदि वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति या वर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिन के लिए झुका दिया जाता है? तो लिखो जरा, राष्ट्रीय दिन को 12 दिन के लिए झुका दिया जाता है। कितने दिन के लिए बेटा? 12 दिन के लिए, अगर वर्तमान की मृत्यु हो तो। अदरवाइज मैं एक ही बात कहेगा, झुकेगा नहीं साला। कितने दिन के लिए बेटा?
12 दिन के लिए। लेकिन अगर खबर आई, क्या खबर आई कि रामनाथ कोविंद, जो कि अभी अभी बड़ी खबर सामने आई, रामनाथ कोविंद जो कि द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के राष्ट्रपति थे, अचानक से कार एक्सीडेंट में बेहद घायल हुए हैं, स्थिति सीरियस थी, हॉस्पिटल ले जाते रास्ते में ही क्या हो गया, दम तोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे, तुरंत बेटा 7 दिन के लिए झंडा झुका देंगे। कितने दिन के लिए? तो अगर पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो तो राष्ट्रीय ध्वज को बेटा पूरे 7 दिन के लिए, कितने दिन के लिए? तो राष्ट्रीय ध्वज को पूरे 7 दिन के लिए झुका दिया जाता है। कितने दिन के लिए? राष्ट्रीय ध्वज को पूरे 7 दिन के लिए झुका दिया जाता है। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। और अगर छोटा मोटा देश का नेता मर जाए, जैसे कि कोई मंत्री होगा दूसरे, तो लिखो जरा, अन्य के लिए 1 या 2 दिन का शोक होता है। अन्य के लिए कितने दिन के लिए? 1 या 2 दिन का शोक होता है अन्य के लिए। अदर के लिए 1 या 2 दिन का शोक होता है, ज़्यादा नहीं करते हैं, समझ रहे हो? कोई मंत्री हो गया, बड़ा मंत्री हो गया, जैसे लता मंगेशकर मेरी सेलिब्रिटी होगी बड़ी, तो 1 दिन का भी कर सकते हैं। लता मंगेशकर के लिए शायद मेरे हिसाब से किया था, 1 दिन के लिए झुकाया था। ठीक है, लता मंगेशकर कौन थी? कोई भारत रत्न विजेता हो गया, समझ रहे हो? ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आए आपको? तो ये राष्ट्रीय ध्वज से क्वेश्चन थे जो पेपर में आते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग बड़े प्यार से इनको कर लोगे, पक्की बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों, संविधान के लिए, संविधान जब तीसरी बैठक हुई थी ना, तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946, जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, तो इस समय जो है, इस बैठक के बाद जो है अलग अलग समितियां बनाई गई थी। समितियां मतलब एक ग्रुप बनाए गए थे, कमेटियां बनाई गई थी, जैसे कि संचालन समिति, संघीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों की समितियां, ये अलग अलग समितियां, प्रारूप समितियां बनाई गई थी। इन समितियों को भी लिखवाऊंगा मैं आपको लास्ट में। लेकिन इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति थी, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट समिति जो थी बेटा, वो थी बेटा प्रारूप समिति। कौन थी? प्रारूप समिति। कौन समिति? प्रारूप समिति। तो लिखो जरा, तीसरी बैठक के बाद अलग अलग समितियां बनाई गई। तीसरी बैठक के बाद अलग अलग समितियां बनाई गई, अलग अलग समितियां बनाई गई। तीसरी बैठक के बाद अलग अलग समितियां बनाई गई, अलग अलग समितियां बनाई गई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थी बेटा कौन सी? प्रारूप समिति। भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रारूप समिति, जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बोलते हैं बेटा? ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सी कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बोलते हैं बेटा? ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सी कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी। बेटा यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं आपके, ड्राफ्टिंग कमेटी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कहूँ, अगर आप मुझे कह रहे हैं, चलो अगर आप मुझे कह रहे हैं कि सर हम आपको ना एक नए तरह के कपड़े पहनाएंगे, मतलब हम गिफ्ट करेंगे आपको नए तरह के, पहनाएंगे तो कहाँ यार, एक नए तरह के कपड़े गिफ्ट करेंगे जो आपने आज तक नहीं देखा। मैं बोलूँगा नहीं ऐसे नहीं यार, एक बार आप मुझे दिखा दो, मतलब एक तरह से कि ऐसे कपड़े हैं और पहनते कैसे हैं, पता चले मैंने सिर वाली जगह मैंने बाजू डाल दी, समझ लो। तो उसी तरह से बेटा नए तरह के संविधान बनाने के लिए बेटा एक कमेटी बनाई गई थी, प्रारूप कमेटी। और ये जो प्रारूप समिति है ना, ये जो बेटा प्रारूप समिति है ना, ये समिति में जो है, इस समिति में 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। और सातों के सातों मेंबर के जितना एजुकेटेड उस समय भारत में कोई था ही नहीं। सातों के सातों मेंबर के जितना एजुकेटेड तो भारत में बेटा कोई था ही नहीं। इतने एजुकेटेड 7 लोग, क्योंकि बेटा ड्राफ्टिंग कमेटी है, संविधान का एक मसौदा बनाना है कि भाई कैसे कैसे चीज़ें क्या क्या रखी जाएं।
जिनमें सबसे जो मेन था बेटा, जिसको अध्यक्ष भी बनाया गया था बेटा, वो था B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नाम सुने हो बेटा? एक ऐसा नाम हमारे संविधान में जिसकी वजह से इस संविधान को याद किया जाता है बेटा, जिसकी वजह से आज जो दलित लोग हैं उनको हमारे समाज में जो है अव्वल दर्जा मिलता है, वो है बेटा B.R. अम्बेडकर। ये थे, क्या थे ये अध्यक्ष थे। मतलब मैं ये कहूँ कि अगर मेरे को B.R. अम्बेडकर अभी मिल जाए ना सपने में, तो मैं उसको अपना गुरु धारण कर लूँ भाई, क्योंकि प्रारूप का मतलब है कि उसने संविधान को एक सिस्टमेटिक दर्जा दिया था, मतलब कि सिस्टम से बनाया था कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। समझ लो कि जैसे मान लो कि मैंने ये घर बनाया है, मुझे इस घर का नक्शा दिया गया बनाने के लिए, और मैंने ये घर का नक्शा बनाया है। अब बनाया तो मिस्त्री ने, खैर ये इसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं इसमें, लेकिन नक्शा तो मैंने दिया ना। अब मैं ये पहले ही सोच के रखूँगा कि आने वाले टाइम में अगर आगे रोड बनेगा तो कहीं ये घर उखड़ेगा तो नहीं, तो मैं निचले वाले कमरों की सेटिंग कैसे करूँ। अगर नीचे कभी किराएदार आ गए तो उनके लिए किचन के लिए जो कभी बनाना ही पड़ेगा इमरजेंसी में, तो कैसे बनाऊंगा। कहीं मुझे डबल बेडरूम की सेटिंग करनी पड़े, किचन की सेटिंग करनी पड़े, तो वो नक्शा में बनाऊंगा। तो उसी तरह से बनाया था B.R. अम्बेडकर ने। यहाँ तक सोच रखा था बेटा कि अगर आगे आपातकाल लग गया, अगर आगे आपातकाल कभी लग गया, और लगा बेटा 3 बार आपातकाल लगा हमारे देश में, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार, 3 बार अगर आगे आपातकाल लग गया तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो उसके बारे में उसने सब कुछ लिखा हुआ था, पूरा मसौदा, पूरा प्रारूप उसने तैयार करके दिया था कि उसको पता था कि अगर अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया तो राजपूत जो है दलित लोगों के साथ बहुत बुरा अभी भी करते हैं। उसको पता था कि अभी भी हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है ना, वो अंग्रेजों की, क्योंकि वो खुद दलित था, कि अभी भी अगर हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है तो वो अंग्रेजों की वजह से है, और अगर चले गए फिर तो फिर हमारे ऊपर और ज़्यादा राज करेंगे ये लोग। तो उसने उसके लिए भी, दलितों के लिए, इसलिए उसको दलितों का मसीहा बोलते हैं, ठीक है। आधुनिक मनु बोलते हैं उसको, मनु। आजकल के जो वकील है ना, वकील जितना मर्जी बड़ा वकील हो बेटा, इतना पढ़ा लिखा था कि सारे वकील उसकी किताबें पढ़ते हैं, सारे वकील उसकी किताबें पढ़ते हैं, बिल्कुल सॉरी उसकी नहीं बोलना चाहिए, उनकी किताबें पढ़ते हैं, ठीक है। पता चले कभी किसी ने क्लिप करके जो है आगे कर दिया, ये बोल रहे हैं, समझ, ठीक है। तो उनकी किताबें पढ़ते हैं बेटा, पैर पकड़ते हैं उनकी किताब। अगर होते राज तो पैर पकड़ते हैं उनके सब लोग, क्योंकि ऐसे कानून, ऐसे नियम उन्होंने बनाए संविधान में हमारे कि लोग आज भी उनको मानते हैं। B.R. अम्बेडकर, तभी तो लोग नारे लगाते हैं जय भीम जय भीम। बेटा B.R. अम्बेडकर छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। वैसे तो बेटा वो गरीब परिवार से नहीं थे, उनके बाप भी और उनके दादा भी दोनों ही सेना में भर्ती थे। वो उस समय की सेना, जो अंग्रेजों की सेना, भर्ती है दोनों। गरीब नहीं थे, लेकिन फिर भी यार कास्टिज्म ज़्यादा था तो उनके साथ बहुत अत्याचार होता था, तो उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। और वो सबसे पढ़े लिखे थे बेटा, जितने भी उस टाइम नेता थे ना, उनमें सबसे पढ़े लिखे वही थे, इसलिए उनको संविधान का प्रारूप तैयार करने को दिया था। देखो प्रारूप जो तैयार किया था ना, पहले जो प्रारूप तैयार किया था बेटा, वो किया था B.N. राव ने। यानी कि जो B.N. राव जो संविधान का संवैधानिक सलाहकार था ना, संविधान का संवैधानिक सलाहकार था B.N. राव। B.N. राव ने, पेपर में आएगा संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था, लिख लो अपने पास। B.N. राव संविधान का संवैधानिक सलाहकार था। और संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? B.N. राव। पेपर में सवाल आता है ये। भारती जी पानी पिला दो जी, पता चले कभी में खत्म हो गया। B.N. राव बेटा, लो बेटा। B.N. राव क्या था? संविधान का संवैधानिक सलाहकार था। कौन था? संवैधानिक सलाहकार। तो उसने पहले प्रारूप तैयार किया था। उसने संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? B.N. राव ने। लेकिन बाद में इसमें कुछ नई चीज़ों के लिए इसका पूरा का पूरा मामला जो है B.R. अम्बेडकर को सौंपा गया और इसको अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष अगर पूछ लेगा तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष था B.R. अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था बेटा? अगर पूछ लेगा प्रारूप समिति का गठन कब होता है, तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को
प्रारूप समिति का गठन हुआ था बेटा। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था बेटा? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अगर पूछ लेगा प्रारूप समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी, प्रारूप समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी, तो बेटा इसने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी, कब की थी? इसने अपनी पहली रिपोर्ट पेश कब की थी बेटा? इसने पहली रिपोर्ट पेश की थी 4 नवंबर 1947 को। 4 नवंबर 1947 को, 4 नवंबर अगस्त सितंबर, हाँ लिख लिया भाई, लिख लो। 4 नवंबर 1947 को इसने अपनी ठीक है, हो गया भाई, ठीक है, डन। 1947 ही है ना। चलिए 4 नवंबर 1947 को इसने पहली रिपोर्ट अपनी पेश की थी और बेटा यही वो दिन है जब हमारे देश का संविधान पहली बार पढ़ा गया। लिख लो अपने पास। अगर आपसे पूछ लेगा कि भारत का संविधान पहली बार कब पढ़ा गया था, तो मेरे प्यारे बच्चे भारत का संविधान पहली बार कब पढ़ा था? भारत का संविधान पहली बार कब पढ़ा गया था? तो भारत का संविधान पहली बार कब पढ़ा गया था? भारत का संविधान पहली बार कब पढ़ा गया था? यही वो 4 नवंबर का दिन था जब भारत का संविधान जो है पहली बार पढ़ा गया था। पता क्या, अक्टूबर नवंबर 1948 था। 1948 से, हाँ 1947, ठीक है। इसी दिन भारत का संविधान जो है पहली बार क्या हुआ था? पढ़ा गया था। भारत का संविधान पहली बार कब पढ़ा गया था? 4 नवंबर 1947 को। यानी कि लिखो जरा, संविधान सभा पर, संविधान पर पहला विचार, संविधान पर पहला विचार 4 नवंबर 1947 से 9 नवंबर 4 नवंबर 1947 से 9 नवंबर 1947 तक हुआ था। संविधान सभा पर पहला, संविधान पर पहला विचार 4 नवंबर 1947 से 9 नवंबर 1947 को हुआ था, ठीक है जी। और दूसरा विचार कब हुआ था बेटा? दूसरा वाचन कब हुआ था बेटा? दूसरा वाचन कब हुआ था बेटा? दूसरा वाचन हुआ था आपका, कब हुआ था? दूसरा वाचन हुआ था आपका 15 सितंबर 1948 से, 15 सितंबर 1948 से 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर 1949 को, 17 अक्टूबर 1949 तक। हाँ जी, लिख लिया? बताइए जी, बताओ जी। हाँ जी बोलो। 4 से 9 1948 है। 1948 से 1948 है। यस यस यस, हाँ सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये हुई थी 17 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर 1948। मैं सोच भी रहा था मैं क्या कुछ तो एरर है यार, मैं क्या, तभी तो मैं रुक गया था, मैं क्या कुछ तो एरर है। 15 नवंबर 1948 से लेकर 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। और ये दोनों डेट क्या है बेटा? ये दोनों डेटें 48 की है। हाँ याद आ गया, ये दोनों डेट बेटा 48 की है, सॉरी लिख लो आप अपने पास। ये दोनों डेट जो है 1948 की है। 1948 को ही हमारा संविधान जो है 4 नवंबर 1948 को हमारा संविधान पहली बार पढ़ा गया था। पहली बार हमारा संविधान पढ़ा गया था, ठीक है। क्योंकि इनको ना 6 महीने का समय दिया था। मैं क्या अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, क्या 3 महीने में कहाँ संविधान तैयार हुआ था, ठीक है। ये तो 6 महीने का टाइम इसमें लगा था, ठीक है। तो इनको मतलब कि 6 महीने का टाइम इनको दिया गया था कि आप प्रारूप तैयार कीजिए। तो थोड़ा सा इन्होंने 6 महीने से ज़्यादा टाइम इन्होंने लगा लिया था, कुछ महीने ज़्यादा लगा लिए थे, फिर इन्होंने अपना जो है पेश किया था। अच्छा सुनो मेरी बात, क्या सुनो मेरी बात। दूसरी बार संविधान पर कब विचार किया गया था?
15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरी बार विचार किया गया था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरी बार विचार कब किया था? हाँ जी, तीसरी बार विचार बेटा किया कब किया था? 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से, हाँ जी 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर, आखिरी बार विचार किया गया था। ये आखिरी बार 26 नवंबर 1949 को ये लास्ट बार विचार किया था। आखिरी विचार कब किया था बेटा? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 में जो है संविधान पर आखिरी बार विचार किया गया। संविधान पर आखिरी बार कब विचार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को आखिरी बार विचार किया था। और बेटा यही वो दिन था जब हमारा संविधान बनकर क्या हो गया था? हमारा संविधान जो है बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। अगर पूछ लेगा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर क्या हुआ था बेटा? तैयार हुआ था। और फिर संविधान लागू हुआ। फिर संविधान में छोटी छोटी चीज़ें हमने जोड़ी थी जो मैं आपको बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ आया? बताइए। इसको लिखना है आपने, रिवीजन करके आना, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डन? ठीक है, और डेली आना बेटा, रेगुलर आया करो, एब्सेंट मत रहा करो, वरना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। साधुवाद, साधुवाद।